हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम धूमिल जी की कविता रोटी और संसद के 2 अंकों के लिए पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। इन प्रश्नों के जरिए आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर लिखने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस कविता की सप्रसंग व्याख्या तथा क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी एक ही सिलेबस में इंक्लूड सभी चैप्टर्स की व्याख्या और उनसे रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी एक ही प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस कविता से कौन कौन से और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, रोटी और संसद कविता के रचयिता कौन है? उनका मूल नाम क्या था? उत्तर है, रोटी और संसद कविता के रचयिता धूमिल जी हैं। उनका मूल नाम सुदामा पांडे था। अगला प्रश्न है, रोटी और संसद किस प्रकार की कविता है? इसकी भाषा क्या है? उत्तर है, रोटी और संसद व्यंग्य प्रधान कविता है। इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। अगला प्रश्न है, एक आदमी रोटी बेलता है, पंक्ति से सांकेतिक व्यक्ति कौन है? अथवा रोटी बेलने वाला व्यक्ति किसे कहा गया है? उत्तर है, रोटी बेलने वाला व्यक्ति मेहनत करने वाले किसान एवं मजदूर वर्ग को कहा गया है, जिनके माध्यम से अनाज उगता है और उससे रोटी तैयार होती है। अगला प्रश्न है, एक आदमी रोटी खाता है, पंक्ति से सांकेतिक व्यक्ति कौन है? उत्तर है, पंक्ति से सांकेतिक व्यक्ति उपभोक्ता वर्ग या आम जनता है, जो किसान एवं मजदूर वर्ग के द्वारा उत्पादित किए गए अनाज का उपभोग करते हैं। अगला प्रश्न, एक तीसरा आदमी भी है, पंक्ति में तीसरा आदमी कौन है? उत्तर है, तीसरा आदमी अनाज की जमाखोरी और काला बाजारी करने वाले लोग हैं। अगला प्रश्न, मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? पंक्ति में कौन किससे प्रश्न पूछ रहा है? उत्तर है, पंक्ति में कवि संसद के उन प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछ रहे हैं जिन्हें जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए चुना है। अगला प्रश्न, वह सिर्फ रोटी से खिलता है, पंक्ति से सांकेतिक पात्र कौन है? उत्तर है, पंक्ति से सांकेतिक पात्र अनाज की जमाखोरी और काला बाजारी करने वाले भ्रष्ट अधिकारी हैं। अगला प्रश्न, रोटी से खेलने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, रोटी से खेलने का अर्थ है अनाज की काला बाजारी करना। देश के भ्रष्ट अधिकारी अनाज की जमाखोरी कर अपने लाभ के लिए उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं, जिसके कारण देश की आम जनता को अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगला प्रश्न, कवि द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर देश की संसद की क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर है, कवि द्वारा तीसरे आदमी की उपस्थिति पर प्रश्न पूछे जाने पर देश की संसद कुछ भी जवाब नहीं दे पाती और वह मौन हो जाती है। अगला प्रश्न, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। यहाँ रोटी बेलने और रोटी खाने से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, रोटी बेलने का अभिप्राय है उत्पादन करना। किसान एवं मजदूर अपनी मेहनत से उत्पादन का कार्य करते हैं। रोटी खाने से अभिप्राय है उपभोग करना। देश की जनता उस उत्पादन का उपभोग कर अपना पेट भरती है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार तीसरे वर्ग के आदमी की समाज में क्या भूमिका है? उत्तर है, तीसरे वर्ग का आदमी ना तो अनाज को उगाता है और ना ही उस अनाज का उपयोग सिर्फ उपभोग के लिए करता है, बल्कि वह उस अनाज की जमाखोरी कर उसे ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है। अगला प्रश्न, मेरे देश की संसद मौन है। देश की संसद मौन क्यों है? उत्तर है, जब देश की संसद के सदस्यों से उस तीसरे आदमी की वास्तविकता के बारे में पूछा जाता है जो जमाखोरी और काला बाजारी कर रहा है, तो वे लोग चुप रह जाते हैं, क्योंकि वे खुद भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अतः वे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। अगला प्रश्न, धूमिल का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? रोटी और संसद कविता धूमिल के किस काव्य संग्रह से ली गई है? उत्तर है, धूमिल का पहला काव्य संग्रह संसद से सड़क तक है। रोटी और संसद कविता धूमिल जी के काव्य संग्रह कल सुनना मुझे से ली गई है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार संसद का क्या दायित्व है? उत्तर है, कवि के अनुसार देश की संसद का दायित्व है
कि वह आम जनता के हितों के आधार पर कानून बनाए और देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर दे। और अब अंतिम प्रश्न मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? यहाँ कवि ने तीसरे आदमी की मौजूदगी पर प्रश्न क्यों किया है? उत्तर है, पंक्ति में कवि ने तीसरे आदमी की मौजूदगी पर प्रश्न किया है क्योंकि उनके अनुसार पहला आदमी उत्पादन करता है और दूसरा आदमी उसके द्वारा उत्पादन की गई वस्तु का उपभोग करता है। इन दोनों के बीच में इस तीसरे आदमी की मौजूदगी असंगत है, लेकिन फिर भी वह इन दोनों के बीच में आकर उनके लिए समस्या खड़ी कर देता है। तो यहीं पर धूमिल जी की कविता रोटी और संसद के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।